तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे कि ऑर्गन्स जो है ह्यूमन बॉडी में वो काम कैसे करता है, और जो स्ट्रक्चर का पार्ट है वो आएगा हमारा एनाटॉमी में। तो आप लोगों का जो सिलेबस है, ये जो बायोकेमिक सिस्टम का जो सिलेबस है उसमें देखिएगा, फिजियोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जिस तरह से सिलेबस में दिया हुआ है मैं उसी तरह से यहाँ पे करवा रहा हूँ, ताकि आपको एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी हो। अच्छा, अगर किसी को लगता है तो वो ये जो क्लास चल रहा है इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास। तो सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, डेफिनेशन पे आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नाम है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम भी कहते हैं इसे। इसलिए आप देखेंगे बाहर कि गैस्ट्रो का डॉक्टर है, एमडी गैस्ट्रो। इसका मतलब वो जो डॉक्टर है, एमडी है, जो वो स्टमक या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिजीज है उसको डायग्नोसिस करने में माहिर है। पहला ये वाला ये। दूसरा, यहाँ पे तो बुकिश डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो उसका काम क्या है, इस पे हमें ध्यान देना होगा। तो इस पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इट टेक्स इन फूड, खाना खाने में मदद करता है हमें, इट हेल्प्स इन टेकिंग इन फूड। उसके बाद डाइजेस्ट इट टू एक्सट्रैक्ट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब जो खाना हमने खाया उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, डाइजेस्ट होने के बाद उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स जो भी है, उसको एक्सट्रैक्ट और एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। इस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने से क्या फायदा, उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, जिससे हमारा जो बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन कर पाए। ठीक है, और बाकी क्या होता है, जो पार्ट, जो फूड हमने खाया, जो खाना हमने खाया, उसमें से जो बॉडी के लिए जरूरत है वो बॉडी ले लेता है, और बाकी जो पार्ट यूजेबल नहीं है वो वेस्ट मटेरियल की तरह से वो एलिमिनेट हो जाता है पूरे बॉडी से। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है फ्रॉम ईटिंग टू एलिमिनेशन, ये एंटायर प्रोसेस करता है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम जो है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट आएगा उसे कहते हैं जीआई ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब रास्ता, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। और एक पार्ट है एसोसिएटेड ऑर्गन्स। तो टोटल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो जीआई ट्रैक्ट है, जो माउथ से लेके एनस तक है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एक के बाद एक प्रेजेंट है। वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउथ एंड ओरल कैविटी, इसे माउथ कहते हैं, और अंदर का जो स्पेस है उसे कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद क्या आएगा, हमारा ये वाला पोर्शन, फेरिंग्स। फेरिंग्स फेरिंग्स के बाद आएगा लंबा वाला पार्ट, यहाँ पे इसोफेगस। इसोफेगस, किसी का साउंड ऑन है वो प्लीज ऑफ कीजिए थोड़ा। तो ये है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस के बाद कौन सा ऑर्गन है, स्टमक है। स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में है हमारा एनस। तो आप देख सकते हैं माउथ से लेके एनस तक एक लंबा पाइप जैसा रास्ता है। भले ही जगह ही सबके बेसिस पे इसका नाम अलग दे दिया, लेकिन ये टोटल एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंडिंग एट एनस। तो ये हो गया मेरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रास्ता। और अब देखिए एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो इस ट्रैक्ट के बाहर प्रेजेंट है, कौन कौन से है वो, लीवर है, पैनक्रिया है, गॉल ब्लैडर है, और यहाँ पे हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स है। क्लियर हो गया?
तो अगर हमसे पूछा जाए कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर में कौन कौन सा ऑर्गन आएगा, या फिर क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है कि क्लासिफाई डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑर्गन, या फिर क्लासिफाई द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर में जो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसको ग्रुपिंग कीजिए उसका। तो दो ग्रुप बनाएंगे, एक है जीआई ट्रैक्ट और एक है एसोसिएटेड ऑर्गन्स। जीआई ट्रैक्ट में माउथ टू एनस जो भी आएगा सीक्वेंस में लिखना है, अगर इधर उधर लिख देंगे तो आंसर कटेगा। और एसोसिएटेड ऑर्गन्स में क्या होगा, लिवर है, लिवर के साथ हमारा पैनक्रिया है, गॉल ब्लैडर है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं इसके लोकेशन पे। ये जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं यहां पर। जैसा हमने कहा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, जीआई ट्रैक्ट जो है, उसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा, तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग करके दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगा माउथ और बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी जिसे कहते हैं। उसके बाद आपका आएगा फेरिंग्स। हाँ, तो ये 2 नंबर का जो है यहाँ पर है हमारा फेरिंग्स। उसके बाद ये जो हमारा पूरा लंबा पोर्शन यहाँ पे हमने दिखाया 3 नंबर करके, तो ये है इसोफेगस का टोटल रीजन। इसके बाद आएगा स्टोमक, ये वाला पोर्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद यहाँ पे होगा लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में है हमारा एनस। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो जीआई ट्रैक्ट है हमारा वो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे जाकर। अब इसमें एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो है वो ये है, पहला है पैरोटिड ग्लैंड जो सलाइवरी ग्लैंड में ही आता है, हमारे कान के ठीक दोनों साइड पे है। उसके साथ कौन है, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबलिंगुअल का मतलब जीभ के ठीक नीचे, दोनों साइड में जीभ के ठीक नीचे प्रेजेंट है सबलिंगुअल, और हमारा ठीक एग्जैक्टली इस लोकेशन पे ये मैंडिबुलर जो बोन है उसके ठीक नीचे हमारा है मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये तीनों मिला के बनता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। अगर आप लोग गोलगप्पा खाते हैं तो गोलगप्पा का जो स्मेल है वो जाएगा, तब पता चल जाएगा कि ये पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर कहाँ पे छिपा हुआ है। हाँ ठीक है। या फिर कभी कभी देखेंगे कि कोई सामने वाला खट्टा खा रहा है तो यहाँ पे दर्द होने लगता है, तो वो सारे के सारे जो है वो मेरा पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है और सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। क्लियर हो? तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है। अच्छा, उसके बाद क्या है, लिवर। लिवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर के ठीक नीचे, लिवर को अगर हम उठाएंगे उसके ठीक नीचे हमें मिलेगा गॉल ब्लैडर, नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ता। उसके बाद पीछे रहता है, एक्चुअली स्टमक के पीछे रहता है हमारा पैनक्रिया, ये भी एक ग्लैंड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सेसरी ऑर्गन्स या फिर एसोसिएटेड ऑर्गन्स। आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ऑर्गन्स का नाम हमने पढ़ा अभी, ये जीआई ट्रैक्ट के बाहर प्रेजेंट है, लेकिन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है वो सही ढंग से होने के लिए ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स और जीआई ट्रैक्ट, इन दोनों का एक सिंक्रोनाइज्ड एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक पार्ट अगर मिसिंग हो जाता है तो हमारा एंटायर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ठीक, अच्छा, तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को एट ए ग्लांस दिखाया गया है। ये तो गया था एक बेसिक एनाटॉमी का ओवरव्यू, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो एनाटॉमी क्लास में जो एनाटॉमी पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे। अच्छा, अब सिलेबस के हिसाब से फंक्शन क्या है, इन सारे जो ऑर्गन्स का नाम हमने पढ़ा इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे टेबल बना के लिखिएगा। तो पहला है जो बकल कैविटी, मतलब माउथ, ओरल कैविटी। हम सबको पता है ये खाना खाने को चबाने में और उसको निगलने में हेल्प करता है। तो इंजेशन मतलब निगल जाना, गीले फैला के बोला है इंजेशन, और मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग ऑफ फूड। हमने मान लीजिए कोई खाना खाया, उसको हम लोग चबा रहे हैं तो उसे कहते हैं मैस्टिकेशन। तो बकल कैविटी या ओरल कैविटी का 2 बेसिक काम है।
पहले खाने को चबाकर उसको सॉफ्ट बना देना, मैस्टिकेशन, और उसके बाद उसको निगल लेना, swallowing ऑफ द फूड। सर यहाँ पे बोलस बोलते हैं भोजन खाने हाँ, को। हाँ, बोलस क्या बोलस। होता है? हाँ, मान लीजिए हम कोई रोटी खाया, कोई चावल खाया, कोई बिरयानी खाया, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं ना, वो जब हमारे मुंह के अंदर जाएगा, वो जो सेमी सॉलिड जो फॉर्मेशन होगा मुंह के अंदर आफ्टर च्यूइंग ऑफ फूड, उस टोटल स्ट्रक्चर को बोलेंगे बोलस। वो बोलस, वो फूड जो है, खाना जो है, वो बोलस में फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ? जो सॉलिड फूड है उसको चबाने के बाद जब वो थोड़ा नरम हो जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं बोलस। अब उसको हम लोग इंजेस्ट करते हैं, उसको निगल जाते हैं। क्लियर हुआ? ये सर एग्जाम में अगर जैसे खाने का अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना, जैसे स्टमक में कायम बोलते हैं, कायस बोलते हैं, तो ये लिखना है, मेंशन करना है? अगर ना वैसा नहीं आएगा, अगर पूछा जाए तब आप लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता। इस तरह से अगर लिखेंगे तो टोटली बोलस या काइम ऐसे ही बोल के यूज होता है माउथ में। बोलस, इसका प्रॉपर डेफिनेशन है, राउंड होता है ना, जब खाना खाते तो वो राउंड एक गोल जैसा, बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद मुंह में डालते हैं। ठीक है, तो उसीलिए उसको बोलस कहते हैं। अब बॉडी के अंदर जब चला जाएगा, पेट के अंदर, स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन्स के थ्रू जब वो पास होगा, उसको उस वक्त हम लोग काइम कहते हैं। अब काइम का कॉम्पोजिशन अलग होता है, क्योंकि वहां पे स्टमक एसिड जो है वो मिक्स्ड होता है। HCl, यस HCl मिल जाता है उसमें। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी वहां से कुछ हॉर्मोन्स या फिर जो एंजाइम्स है वो रहेगा, लेकिन बोलस जो है वो माउथ में प्रेजेंट रहता है, गोल्ड रहता है, तब उसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम क्या है? ये जो बोलस या फिर जो फूड मटेरियल मेरे मुंह में आया, मैस्टिकेट किया हम लोगों ने, उसको तो इंजेस्ट किया, उसको स्टमक तक भेजेंगे कैसे? तो फेरिंग्स के थ्रू पास होता है पहले। अब ये फेरिंग्स को स्टमक से लिंक करता है हमारा इसोफेगस। तो इसोफेगस का काम है फेरिंग्स से जो खाना आ रहा है, जो बोलस आ रहा है, उसको स्टमक तक ले जाने का रास्ता देता है, एक पैसेज बना के देता है इसोफेगस। স্যার এইখানে তো থাকে যেটাকে বলা হয় এপিগ্লটিস। हाँ, एपिग्लॉटिस रहता है, क्योंकि वो जो फेरिंग्स है हमारा, उसके ठीक नीचे अगर जाएंगे एनाटॉमिकली, तो हमारा जो फूड पाइप है और विंड पाइप है, मतलब ट्रैकिया एंड इसोफेगस, वो एक दूसरे के पीछे रहता है इस तरह से। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आइदर मेरा ट्रैकिया खुला रहेगा, आइदर मेरा फूड पाइप खुला रहेगा। ठीक है, तो जिस वक्त हम लोग खाना खा रहे होते हैं, तब वो एपिग्लॉटिस वो फूड विंड पाइप को ऐसे कवर करके रख देता है। जब हम लोग खाना नहीं खाते, नॉर्मल टाइम, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी, तो मेरा जो एपिग्लॉटिस है वो इस तरह से ओपन क्लोज हो रहा है। इसी वजह से मेरा ये साउंड या वॉइस मॉड्यूलेशन आपको सुनाई पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ एयर निकलता। तो उसका काम क्या है, जो आपने कहा ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का, उसका काम यह है कि हमारा जो फूड पाइप है और जो हमारा विंड पाइप है, उसके बीच में एक बैरियर बना के रखे, ताकि जिस वक्त हम लोग खाना खा रहे हैं वो गलती से विंड पाइप पे ना चला जाए। क्लियर हुआ? স্যার মানে স্যার যখন আমরা খাবারটা খাচ্ছি তখন আমাদের যেটা উইন্ড পাইপ আছে সেটাকে ওরা ও বন্ধ করে রাখছে। हाँ, जब हम लोग खाना खा रहे हैं, যখন আমরা খাবার খাচ্ছি, তখন আমাদের উইন্ড পাইপটা বন্ধ। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते क्या हुआ, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई एक टेंशन चीज आप दिमाग में सोच रहे हैं। अब सोचना है, आपकी सोचते सोचते आप अंदर ही अंदर मन में बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। और उस वक्त क्या होता है, जो हमारा जो ट्रैकिया है, वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के बाहर जाके ऐसे फ्लैप करता है। उस वक्त हमने अगर खाना निगल लिया, तो क्या होता है, खाने का ठसका लगता है। हाँ, वो ट्रैकिया में चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, वो खाते वक्त जो आता है ना, खांसी होने लगता है हमें, ठसका लग जाता है। हाँ वही, बंगाली में विषम कहते हैं जिसे, तो वो विषम। यस सर। तो यही वजह होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो आप चुपचाप मन लगा के खाना खाइए, क्योंकि वहां पे एक इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। बाई चांस अगर फूड
एक सर्टेन अमाउंट में ट्रैकिया के अंदर चला गया तो न्यूमोनिया हो सकता है और वहां से इंसान का डेथ भी हो सकता है इंस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है। तो इसोफेगस का काम क्या है? फेरिंग्स को स्टमक से लिंक करना ताकि जो खाना वहां से जा रहा है वो स्टमक तक पहुंच जाए। स्टमक में क्या होता है? फूड स्टोरेज वहां पे होता है और डाइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए आप एक बेलून के अंदर कुछ डाल के बेलून को ऐसे दबा रहे हैं तो क्या होगा? उसके अंदर जो चीजें हैं वो भी तो मूव करेगा ना। हमारा स्टमक भी बेलून जैसा है। नॉर्मली तो ऐसे मतलब पिचक के रहता है, जब भी खाना जाएगा उसके अंदर वो फैल जाएगा। तो उसके अंदर क्या होता है? वो स्टमक भी मूवमेंट करता है और मूवमेंट करके जो फूड है वहां पे उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो स्टोरेज ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड उसमें होता है। स्टमक के बाद अगर आएंगे तो हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ पे सिर्फ दोनों का ही नाम दिया हुआ है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एज ए होल अगर पकड़ते हैं तो वहां पे दो चीज होता है, डाइजेशन, खाना जो बच गया वो डाइजेस्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और वहां से खाना एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इलियम में जाते जाते मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड तक पहुंचते पहुंचते डाइजेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है और मेजॉरिटी ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में उतना मतलब डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर कुछ कुछ चीजें एब्जॉर्ब होने लगता है, जैसे पानी है या फिर कुछ कुछ दवाई है जो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर मतलब वहां पे एब्जॉर्ब होने में हेल्प होता है। और लास्ट जो पार्ट है वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन का वो है रेक्टम, जहां से हमारा स्टूल पास होता है। और जो रेक्टम का जो एंडिंग माउथ है, जो ओपनिंग है, उसे कहते हैं एनस। वहां पे लिखा है इजेशन मतलब एक्सपेलिंग ऑफ स्टूल। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये जो चार्ट, हाँ, ये जो चार्ट हमने दिया ये वन लाइन आंसर है। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताइए, तो एक बड़ा सा स्टोरी ना लिख के अगर इस तरह से पॉइंट करके देंगे तो जितना पॉइंट्स है 10 मार्क्स या फिर जो भी होगा 7 मार्क्स वो आप लोगों को इजीली मिल जाएगा और इसमें आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर बोलेंगे तो वही चीज यहाँ पे डायग्राम करके दिया हुआ है। ये पिक्चर में दे दूंगा आप लोगों को, ये पिक्चर आप थोड़ा देख लीजिएगा। जो बात मैंने कहा वही यहाँ पे थोड़ा बताया गया है। उसके बाद क्या है, सिलेबस के हिसाब से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन से केमिकल होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी हमने देखा ये जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है। देखिए, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये हमारा जीआई ट्रैक्ट का बात हो गया और उसका पर्टिकुलर फंक्शन हमने पढ़ा। अभी जो देखेंगे वो ये है कि जो हमारा एसोसिएटेड ऑर्गन्स था जो कि ग्लैंड्स है, मतलब उसका काम क्या है, या फिर उसका काम तो एक ही है और वो एंजाइम या फिर केमिकल सीक्रेट करना जिससे हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो सही ढंग से हो सके। আমাদের যে হজম শক্তি বা হজম করার জন্য যে কেমিক্যালস গুলো দরকার সেগুলো যাতে সঠিকভাবে আমাদের এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে এসে পৌঁছায় সেটা এনश्योर করে হচ্ছে আমাদের এই গ্ল্যান্ডস গুলো। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ ग्लैंड्स पढ़ा था, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब लीवर से आता है, गॉल ब्लैडर से आता है ऐसे। फिर आता है पैनक्रिया, फिर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स जो है उसमें एक केमिकल का नाम दिया हुआ है टायालिन। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फिर आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में जिसमें होता है पेप्सिन, रेनिन। ये प्रोटीन्स को मतलब हजम करने में मदद करता है।
फिर आता है पैनक्रिया में पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ये वाला पार्ट शायद एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप जनरल नॉलेज के लिए आप जान ही सकते हैं। तो पैनक्रिया में ये 4 केमिकल्स होते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लाइपेस। और इंटेस्टिनल ग्लैंड से मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा मॉल्टेस, लैक्टेस, सुक्रेस, लाइपेस, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स का नाम होगा। ये सारे केमिकल्स हमारे फूड्स को, मतलब 4 जो मेन ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड, इसको डाइजेस्ट करने में मतलब हजम करने में हेल्प करता है। ये जो चार्ट हमने दिया है इसको कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए ग्लैंड का नाम दिया हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियास एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड में से कौन सा केमिकल बनता है उसका नाम इस रो में दिया हुआ है, इस कॉलम में दिया हुआ है। अब ये जो केमिकल हमने पढ़ा, ये केमिकल कौन से न्यूट्रिएंट के ऊपर काम करता है, जैसे स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट, ये है प्रोटीन, ठीक है, तो ऐसे फैट भी है। तो यहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट के ऊपर काम कर रहा है इसका नाम दिया हुआ है, जैसे मॉल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, ये सारे जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पे जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स जो दिया हुआ है ये प्रोटीन ग्रुप है। और यहाँ पे जो फैट्स लिखा हुआ है ये फैट है, लिपिड है। ठीक है सर तो एक्चुअली बेसिक में सर ऐसा ही होता है ना कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, डाइजेशन माउथ कैविटी में हो जाता है, बाकी प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टमक में, और बाकी जो फैट है, लिपिड्स हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एम आई राइट? हाँ, मेजोरिटी जो कार्बोहाइड्रेट है वो माउथ में ही डाइजेस्ट होता है। अब कुछ कुछ पार्ट है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होगा, लेकिन मेजोरिटी जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए आप थोड़ा सा रोटी का पार्ट लेके या फिर थोड़ा सा चावल लेके मुंह में रखेंगे चबाएंगे तो मीठा लगता है। चबाने का जरूरत नहीं है, 2-3 मिनट रखेंगे तो मीठा मीठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस वक्त हम लोग, ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज, हाँ, या फिर कोई भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट, तो जो भी चीज हम लोग मुंह में देंगे और वहां से कार्बोहाइड्रेट अगर उसमें होता है तो हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचा कुचा रहेगा वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो होगा। हम थोड़ी देर बाद आ रहे हैं उसमें। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइजेस्टिव जूसेस, जूसेस का मतलब है जो केमिकल्स डाइजेशन में मदद करता है, जैसे सलाइवा, सलाइवा के बारे में हमने जाना। गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक के अंदर जो लिक्विड रहता है वो, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में जो लिक्विड बनेगा वो। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टिनल जूस, इसके बारे में पढ़ के हमारा बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या हेल्प होगा, ट्रीटमेंट में सर हम वी लोग कैन क्या हेल्प नो। होगा। सर ऐसा हम लोग जैसे पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंगली जैसे हम देख पा रहे हैं ना कि सलाइवा का इतना है, तो वात, पित्त, कफ जो 3 दोष रहते हैं ना, वी कैन आइडेंटिफाई दैट इनके अंदर पित्त बढ़ा है, वात बढ़ा है, तो अकॉर्डिंगली हम उनको सॉल्ट और वो सब दिए। जैसे अगर किसी को एसिड बहुत बढ़ा हुआ है तो जो एंटासिड की तरह काम करेंगे हम उसको वो देंगे। किसी के अंदर लाइक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम है तो हम उस अकॉर्डिंगली उसको उस तरह का कोई सॉल्ट या होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, तो मेरा सवाल अब ये है, तो ये जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सर ये वही ये जो कॉम्पोजिशन दिखा रहा है ना, जैसे आप इसमें लिखा है KH2PO4, तो हमको ये पता है कि ये सॉल्ट क्या है और किसकी, जैसे मतलब पीएच वैल्यूज हैं और ये केमिकल्स के नाम है। जैसे कल हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक, तो हमको मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज का लैकिंग हो रहा है बॉडी में, तो वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन हम लोग डायग्नोज की क्या चीज कमी है, तो हम उसको वो दे सकते हैं। ये सॉल्ट्स के नेम है, आई थिंक सो। हाँ অ্যাকচুয়ালি স্যার আমার যেটা মনে হয়েছে যে আমরা যে 12টা সল্ট আমাদের বায়োকেমিকে রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেহের মধ্যে তো ওই 12টা সল্ট রয়েছে, তো এখানে এই সল্ট গুলো রয়েছে। তো এই সল্টের যদি কোনো অভাব হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ওই সল্ট অনুযায়ী আমরা বায়োকেমিক ট্রিটমেন্টটা করতে পারবো। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
कैलिफॉस, नेट्रम फॉस, कैलीबाइकार्ब, मैग्नीशियम म्यूरेटिकम, कैलकेरिया म्यूरेटिकम, नेट्रम म्यूर, नेट्रम बाइकार्ब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बायोकेमिक सॉल्ट का नाम आ गया जो 12 के अंदर नहीं है, लेकिन एक्चुअली में तो 60 सॉल्ट है ना हमारा, सुशलर सॉल्ट 60 होता है, तो उसमें और भी नाम आएंगे। इसमें बहुत सारा नाम हम लोग होम्योपैथी में पढ़े हैं, जैसे कैलीबाइकार्ब, मैग्म्यूड, ये सारा बायोकेमिक सॉल्ट भी मिलता है। तो ये जो पार्ट है कुछ 12 के अंदर में आएगा और कुछ बाहर 12 के बाहर भी नाम है यहाँ पर। तो अगर इस पर्टिकुलर सॉल्ट में डिफिशियंसी होता है तो ये सलाइवा का काम खराब हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस का काम खराब हो जाएगा, इंटेस्टिनल जूस का काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है बायोकेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद अगर आएंगे तो एग्जाम में आ सकता है कि ये जो एंजाइम है, जो केमिकल है, उस केमिकल का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को हजम करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को हजम करने में हेल्प करता है। ठीक है, इस तरह से। तो कार्बोहाइड्रेट को कौन हजम करने में हेल्प करता है? तो उस केमिकल का नाम है सलाइवरी अमाइलेस, मतलब सलाइवा में प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोड्यूस्ड इन सलाइवरी ग्लैंड्स, और साइट ऑफ रिलीज कहां पे रिलीज होगा? माउथ में। तो जब भी हम लोग खाना मुंह के अंदर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माउथ में पहला जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेस। उसके बाद बाकी जो कार्बोहाइड्रेट रह गया वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। कौन करता है? पैनक्रियाटिक अमाइलेस। कहां से आएगा? पैनक्रिया से आएगा। उसके बाद है मॉल्टेस, वो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारे माउथ में भी होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन माउथ में होता है और थोड़ा बहुत होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बात क्लियर हुआ? यस सर। तो आप लोग जब पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम में सामने है, तो ये टेबल फॉर्मेट में पढ़ लीजिए, ये आपको बहुत इजीली पढ़ने में हेल्प करेगा। उसके बाद आएंगे प्रोटीन डाइजेशन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ये एंटायर क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। प्रोटीन डाइजेशन में क्या होगा? देखिए 3 यहाँ पे केमिकल्स का नाम दिया हुआ है, एक है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन और 3 है पेप्टाइडेसिस। पेप्सिन कहां से बनता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। जहां पे भी गैस्ट्रो वर्ड आएगा हम लोगों को जानना है कि स्टमक के रिलेटेड बात हो रहा है। तो पेप्सिन स्टमक के अंदर जो ग्लैंड है, मतलब स्टमक में बनता है, और कहां पे रिलीज होगा? स्टमक के अंदर में ही रिलीज होगा, ये वाला। ट्रिप्सिन जो है वो पैनक्रिया से बनता है, रिलीज कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और पेप्टाइडेसिस जो प्रोटीन्स को तोड़ने वाला जो केमिकल है पेप्टाइडेसिस, तो वो कहां पे रिलीज, मतलब कहां से बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से बनता है। वो कहां पे निकलेगा जाकर? स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलेगा। इसीलिए जो प्रोटीन है वो कहां कहां पे डाइजेस्ट होता है? स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो फैट है हमारा, लिपिड है, उसके लिए जो है वो है लाइपेस। लाइपेस मतलब लिपिड को काटने वाला, फैट को तोड़ने वाला। तो लाइपेस जो है वो कहां पे बनता है? पैनक्रिया से बनता है। और ये जो पैनक्रिया है, इससे जो निकलने वाला केमिकल है वो कहां पे जाकर रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारा हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मेजॉरिटी। और कुछ कुछ पार्ट है जो माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पर भी आप लार्ज इंटेस्टाइन का नाम नहीं देखेंगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी ठीक से नहीं होता वहां पे। ठीक है, वहां से सिर्फ स्टूल को पास करने के लिए काम होता है और कुछ कुछ पानी वहां से एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ? तो सिलेबस के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट कैसे पचता है, प्रोटीन कैसे पचता है, और फैट कैसे पचता है हमारे बॉडी के अंदर, उसका जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे छोटा करके हमने बता दिया।
ठीक है, तो ये जो तीनों केमिकल है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और ये जो नाम दिया हुआ है ये रेस्पेक्टिव ऑर्गेन है जहां पे ये काम हो रहा है।